Hello students, welcome to English tutorials, and this is the second video of the chapter The Glimpses of Past, which is the third chapter of Honeydew book of standard 8. So student, in the previous video I have explained first, second, third and fourth part, and in this video I will explain the rest of the parts. Okay, so student, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको राजा राम मोहन राय तक का मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि राम मोहन रॉय जो है कि वो बंगाल से बंगाल के थे और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हें कंट्री में जो गलत हो रहा था वो उन्हें समझ में आ गया था और वे अपने देश के कल्चर को, एंशिएंट कल्चर को वो महान समझते थे और हमारे लोगों की कैपेसिटी को वो समझते थे, वो जानते थे कि हमारे अंदर हम इतने कैपेबल हैं कि हम ग्रेट अचीवमेंट कर सकते हैं। और वे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि वे ब्रिटिश लोगों का जो सक्सेस है उसे जानने के लिए वे इंग्लैंड गए और ब्रिटिश के पावर को जानने के लिए वो इंग्लैंड गए और वहाँ जाके उन्हें समझ में आया कि आखिर ब्रिटिश इतने पावरफुल क्यों हैं। और फिर उन्होंने वहाँ बोला कि हम आपके रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको भी हमें एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट करना होगा और आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखना होगा कि रूलर का उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सब्जेक्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रूलर का, ठीक है, वो उन्हें याद रखना होगा। ये बात राम मोहन रॉय बताते हैं, वहाँ ब्रिटेन में बोलते हैं और साथ ही साथ वे एक न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किए थे, लेकिन उस न्यूज़पेपर को ब्रिटिश ने 1823 में उसे स्टॉप कर दिया था, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नाउ in this video I will explain the rest of the chapter. So here operation, okay student, ऑपरेशन जो है मीन्स उत्पीड़न, ठीक है। सो 1765 से 1835 के बीच काफ़ी उत्पीड़न किया गया, ब्रिटिश के द्वारा इंडियंस पे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेश इंडियंस, ठीक है, वो ऑपरेश किए जा रहे थे इंडियंस को। एंड इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, ठीक है। और उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया था, रेगुलेशन थर्ड 1818 में, जिसके अंतर्गत इंडियंस को बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में सुनवाई के ही उन्हें जेल भेजा जा सकता था, ठीक है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो इंडिया में बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे और वो दिन प्रतिदिन अपने प्राइवेट बिजनेस में अमीर होते जा रहे थे। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India, ठीक है। 1829 में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के जो सामान है वो जो भारत में आयात होते थे, यानी जो एक्सपोर्ट होते थे, उसका पूरा वर्थ जो है वो 7 करोड़ रुपीज़ हुआ, ठीक है, इंडिया में। इतना ज़्यादा ब्रिटेन सक्सेसफुल हो रहा था। आफ्टर दैट गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम and the bones of cotton, the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। और ब्रिटिश जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और इंडियन इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो रहा था। और उसके बाद गवर्नर जनरल बेंटिक जो है वो इंग्लैंड गए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉटन वीवर्स यानी कि कपास के जो वीवर्स हैं, कपास के जो कर्मचारी हैं, वो लोग
वो लोगों का जो बोन्स है वो इंडिया के मैदान में उनके बोन्स से इंडिया के मैदान में ब्लड निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके का उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट जो बनाया था उसमें लिखा था, ठीक है। आफ्टर दैट ये तो हो गया ऑपरेशन, यानी कि ऐसा उत्पीड़न उस समय हुआ था। उसके बाद डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोष की भावना फैल गई 1835 से 1856 के बीच में। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, ठीक है। इंडिया में जो एजुकेशन था वो पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में होता था। स्टूडेंट इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो फोटोज़ हैं, फोटोज़ में लेटर्स जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है। सो आपको बुक के साथ वीडियो को देखना होगा, ठीक है, क्योंकि बुक में आप जो सेंटेंस है उसे आप पढ़ोगे और उसके साथ साथ आप उसके मीनिंग को इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। सो एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इंडिया में जो एजुकेशन था वो पर्शियन और संस्कृत में था। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज, और 1835 में एक इंग्लिशमैन आया मैकाले, जिसने एक चेंज सजेस्ट किया। क्या चेंजेस वो लाना चाहता था, देखिए। मैकाले ने कहा वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि मैं इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया। मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया और उसकी बात को मान लिया गया। एन एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब अंडर देम। और इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाने का जो मेन मोटिव था वो यह था कि कम पैसे में कलर्स को तैयार किया जाए, ठीक है, इंडियन कलर को, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इंडियंस को पढ़ाया जाएगा और फिर वो ब्रिटेन के लिए काम करेंगे और उनका जो सैलरी रहेगा वो ब्रिटिश जो जॉब करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग उनका सैलरी कम रहेगा। तो इसलिए ऐसे कलर को तैयार करना था जो ब्रिटेन के लिए काम करे, ठीक है, ब्रिटेन के लिए जॉब करे, ओके। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इंग्लिशमैन जो हैं वो तो खुद के लिए कलर तैयार करना चाहते थे, बट इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के साथ ऐसा भी जनरेशन एक प्रोड्यूस हुआ जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ, ठीक है। एंड वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर। और फिर वो सोचे कि हमें अपने ब्रदर्स को जो पढ़े लिखे थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज को, ऐसे इंडियंस जो इंग्लिश एजुकेशन को अडॉप्ट किए, तो वे सोचे कि हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और फिर उन्हें उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने, एजुकेट करके उनकी कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने बातों को रखना होगा, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद दे केयर्ड आफ्टर बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक, ठीक है, 1856 तक ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को जीत लिया था। एंड दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। और वे इंडियंस के नीड्स का बहुत ही कम केयर करते थे। उन्हें इंडियंस की ज़रूरतों के बारे में वो नहीं सोचते थे, ठीक है। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो किंग्स थे, वे हमारे जो राजा थे, वे पपेट बन चुके थे, ठीक है। इंडियन लोग जो है ना वो आपस में बात करें इस फोटो में कि हमारे जो राजा हैं वो अंग्रेज़ों के कठपुतली बन गए हैं और हम अपना जो जॉब है वो खो चुके हैं, हम अपना काम भी खो चुके हैं। फिर एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, ठीक है। और फिर बोलते कि हम अपने ज़मीन, हम अपने काम, अपना ज़मीन सब खो चुके हैं। वे लोग हमारे ब्रदर्स, हमारे भाइयों को भी कन्वर्ट कर चुके हैं। और हम फिर एक आदमी उसमें बोल रहा है कि हमें सिर्फ बात नहीं करना, हमें कुछ करना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट
उसके बाद क्या हुआ, द स्पार्क्स यानी चिंगारियाँ हुई, ठीक है। 1855 टू 1857, 1855 और 1857 के बीच चिंगारियाँ हुई। क्या हुआ, टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rulers became desperate. In 1855 they rose in rebellions and massacred Europeans and their supporters alike. टैक्सेस जो है कि पीजेंट्स जो फार्मर्स थे उनको बर्बाद किए जा रहे थे, ठीक है। इतना ज़्यादा टैक्स लगता था कि वे अपना ज़मीन खो चुके थे। और बंगाल में तो जो संथाल थे वे अपने लैंड्स खो चुके थे, अपने लैंड्स को वे अपने ज़मीन को खो चुके थे। और ये जो लैंड रूल्स जो हुआ था इसमें वे इतने ज़्यादा निराश हो गए कि 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और बहुत सारे यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को उन्होंने मार दिया, ठीक है, क्रूरतापूर्वक मार दिया। आफ्टर दैट डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और ये जो विरोधाभास था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में भी बढ़ रहा था। द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, ठीक है। मतलब कि डिफरेंसेस होते थे, जो वाइट सोल्जर थे उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिलता था, उनका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता था। और जो इंडियंस थे ब्रिटिश आर्मी में उनको पेमेंट भी कम मिलता था और उनका जो प्रमोशन भी बहुत स्लो होता था। फिर द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ठीक है। और फिर क्या अंग्रेज जो है कि इंडियंस को बोलते थे कि सी को क्रॉस करो, और हमारे जो इंडिया में क्या था, भ्रम एक फैला था कि सी को क्रॉस करना हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। तो ये जो इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी में थे उनको भी ये सही नहीं लग रहा था, ठीक है। अंग्रेज जो उन्हें करने के लिए कहते थे वो सही नहीं लगता था, और वे बोलते थे कि ये टोपी वाला कौन होता है हमें इस तरह से एबोलाइज करने के लिए, ठीक है। और फिर हमारे कस्टम्स को बूढ़ा कहने के लिए ये कौन होता है, इस तरीके का बात ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में ये सब विरोधाभास चल रहा था। आफ्टर दैट वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, और फिर हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए, थिंकिंग आया उनके अंदर, ठीक है, लोगों के अंदर आया। तो ये चिंगारियाँ थी। आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉइज रिवोल्यूटेड, दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। हजारों सिपॉइज जो हैं, हजारों सैनिक जो हैं वो विद्रोह कर दिए, ठीक है। सिपॉइज मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपॉय मंगल पांडे जो थे उन्होंने अपने रेजिमेंट के जो अधिकारी थे उन पे अटैक कर दिया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, ठीक है। मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में जो थे उनके साथ भी गलत बिहेव होने लगा था, और उनके अंदर विरोध की भावना जग गई थी, ठीक है, कि अब हमें आज़ादी चाहिए। आफ्टर दैट few Englishmen had cared to understand England customs or the people's mind. कुछ इंग्लिशमैन थे जो कि few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ इंग्लिशमैन थे जो कि इंडियन कस्टम को समझते थे और यहाँ के लोगों के माइंड को समझते थे। Oh proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made of the fat of cows and pigs. फिर ये हुआ कि जो मंगल पांडे थे वो बाकी लोगों से ये बात बताएं, उन्हें पता चला कि जो सोल्जर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में जो